ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें से हम कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा आस्किंग है बोर्ड एग्जाम्स में, और फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक होने के साथ साथ ये एक तरह से थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक भी है। रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये याद रखना आसान है। कमर्शियल बैंक्स का ही फंक्शन है कि वो मनी क्रिएट करता है हमारी इकोनॉमी में। हम मनी ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 मनी का ही था, मनी सिस्टम क्या है, क्यों हमें मनी सिस्टम की ज़रूरत है। और उस चैप्टर में हमने ये भी सीखा कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें मनी के फंक्शंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करेंगे, और उन इंस्टीट्यूशंस में बैंक आता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कमर्शियल बैंक्स की। ये सबसे पहले दिमाग में सेट करने की ज़रूरत है। कमर्शियल बैंक्स की वजह से कैसे मनी क्रिएट होती है या कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है, इस ये एक प्रोसेस है। ओके, और बैंक्स इसमें हेल्प करते हैं। सीधी सी बात है, कैसे हेल्प करते हैं इसको ज़रा समझना। सबसे पहले तो एक अजम्पशन के बेसिस पे ये प्रोसेस काम करती है, और ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अजम्पशन में एग्जैक्टली दो अजम्पशंस हैं। पहला है, बैंक एक सिंगल यूनिट है पूरी इकोनॉमी में। सारा जितने भी बैंक हैं उनको एक सिंगल यूनिट आप सपोज करके रखो, भले ही वो एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो, जितने भी बैंक हैं वो एक यूनिट है। और जितने भी रिसिट पेमेंट होते हैं इस इकोनॉमी में, जैसे किसी को पैसे देने हैं या किसी को पैसे लेने हैं, वो थ्रू बैंक्स ही होता है। ऐसा अजम्पशन हम लेके चलते हैं, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है कंटिन्यूअसली, कि यूपीआई और इस तरह की चीज़ें लाके कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं दो लोगों के बीच में, वो कैश में जितना हो सके उतना कम ट्रांजैक्शन हो, और जितना ज़्यादा हो सके बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन हो। तो सारे रिसिट एंड पेमेंट बैंक्स के थ्रू ही चैनलाइज होंगे। इस अजम्पशन के साथ हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बैंक मनी क्रिएट करते हैं या क्रेडिट क्रिएट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब देखो, बैंक जो है दो तरह के डिपॉजिट्स में डील करता है। एक होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट और एक होते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। दो तरह के डिपॉजिट जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें प्राइमरी डिपॉजिट क्या है और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जो डिपॉजिट्स कस्टमर से बैंक लेता है और उन डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करता है कस्टमर को, ये होते हैं आपके प्राइमरी डिपॉजिट। और जो बैंक पैसा देता है अपने बोरोवर्स को, ठीक है, तो पैसा देने का एक तरीका है बैंक का कि जो लेंडिंग होगी उसके लिए सामने वाले को पैसे कैसे देना है। जैसे किसी कोई पर्सन आया बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक उस पर्सन का एक अकाउंट ओपन कर देता है बैंक में, लोन अकाउंट, और उस लोन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। सामने वाले सामने वाले पर्सन को पैसे कैसे दिए जाएं, तो सामने वाले पर्सन के नाम पे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, लोन अकाउंट, और उस लोन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक डिपॉजिट ही है, आउटवर्ड डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट कर रहा है। इसको कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। तो बैंक क्या करता है, सेकेंडरी डिपॉजिट को समझा रहा हूं मेनली मैं। प्राइमरी तो बहुत ही सिंपल है, कस्टमर से जो पैसा लिया वो प्राइमरी डिपॉजिट है। लेकिन जब वो लोन देता है तो क्या करता है, बैंक ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट फॉर देयर बोरोवर्स। बोरोवर्स के लिए वो एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन दीज अकाउंट्स। इनको कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट अकाउंट। मेरी बात समझ में आई? सेकेंडरी डिपॉजिट अकाउंट। अगली बात, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास आते हैं, क्या वो
सारे पैसे सेकेंडरी डिपॉजिट में डाल देता है, मतलब सबको लोन दे, पूरे पैसे का लोन दे देता है। सपोज 1000 करोड़ इकट्ठे किए बैंक ने डिपॉजिट से, तो क्या बैंक 1000 करोड़ के ही लोन दे देगा? आंसर इज नो। ऐसा बैंक चाहे तो भी नहीं कर सकता। उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि आपने जिन लोगों से डिपॉजिट लिए हैं वो डिपॉजिट सेविंग अकाउंट के थ्रू आए हैं या करंट अकाउंट के थ्रू आए हैं, तो वो लोग कभी भी ऑन डिमांड अपने पैसे विड्रॉल करने के लिए आ सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में तो चलो ये है, या टर्म डिपॉजिट में तो ये है कि आप 4 साल 5 साल जितने समय के लिए फिक्स डिपॉजिट हुआ है उतने समय के लिए एक तरह से इंश्योरिटी रहती है कि सामने वाला डिमांड नहीं कर सकता अपने पैसों को, तो हम यूज कर सकते हैं एज अ बैंक वो 4 या 5 साल के लिए उन पैसों को। बट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में तो इमीडिएटली पर्सन आके अपना पैसा निकाल सकता है। तो पैसे कहाँ से देंगे अगर हम लोन दे देंगे? तो सारे पैसे जो हमारे पास आए एज अ बैंक, हम अगर उन सब पैसों को लोन दे देंगे तो हम उनको वापस कैसे करेंगे अगर कोई डिमांड लेके आ गया? तो ये एक रीजन होता है जिस वजह से बैंक जो है उन सारे पैसों की लेंडिंग नहीं कर सकता जो उसने एक्सेप्ट किए थे। एक इस चीज को ही एक्चुअली में इंश्योर करने के लिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई बैंक पे कि भाई आप कुछ पैसों का रिजर्व बनाओगे। आप सारे पैसे लैंडिंग में यूज नहीं कर सकते, आप कुछ पैसों का रिजर्व बनाओगे। इस कितना रिजर्व बनाओगे इस चीज को डिसाइड करने की पावर आरबीआई को दे दी गई, सेंट्रल बैंक को। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। सेंट्रल बैंक का काम है कि भाई वो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, वो अथॉरिटी है। उसके पास ये पावर है कि वो ये डिसाइड करे कि कितना रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। रिजर्व का मतलब हो गया कि सपोज 1000 करोड़ बैंक ने अपने पास लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, पैसे इकट्ठे किए, उसमें से 20%, से फॉर से फॉर एन एग्जाम्पल कि उन्होंने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के 20% आपको रिजर्व रखना है, बाकी 80% आप क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप उधार दे सकते हो, है ना। उधार देने को यहाँ पे कहा जाएगा कि आपने क्रेडिट क्रिएट कर दिया। सो ये एक लीगल कंपल्शन डाल दिया गया है बैंक्स पे, और ये लीगल कंपल्शन जो है वो किसकी तरफ से आता है? ये लीगल कंपल्शन सेंट्रल बैंक की तरफ से आता है। हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है। लीगल कंपल्शन किस बात का? कि आपको मिनिमम फ्रैक्शन मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम फ्रैक्शन मेंटेन करने का मतलब है, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज, यू कैन से 20%, या डेसिमल में बोलो तो 0.2। किसका? जितना डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया है उसका मिनिमम फ्रैक्शन मेंटेन करना पड़ेगा एज रिजर्व। इस रिजर्व को बुलाया जाता है एलआरआर। एलआरआर का फुल फॉर्म हो गया लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो को हम आगे जाके सीआरआर और एसएलआर करके पढ़ेंगे कि ये एलआरआर जो है वो स्पेसिफिक इसके नाम क्या होंगे। बट अभी के लिए तो एलआरआर काफी है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो। तो ये एक बात हो गई हमारी कि बैंक डिपॉजिट्स की बात करें। बैंक के पास तो दो तरह के डिपॉजिट है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो अपने कस्टमर से उसने पैसे इकट्ठे किए हैं, और सेकेंडरी डिपॉजिट वो है कि जब वो लोन देता है, बैंक जब लोन देता है तो जो भी बोरोवर है जो उससे लोन लेने आया है उसके नाम से एक अकाउंट ओपन करके उस अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर देता है। ठीक है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डिपॉजिट पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट करके तुम्हें अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करने की कोशिश की है कि देखो ये है बैंक हमारा, ये है कस्टमर। तो बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक डिपॉजिट रिलेशनशिप है कि कस्टमर कैश को डिपॉजिट करता है बैंक के पास और बैंक के पास ये पैसा आ जाता है। कस्टमर के नामों से ये पैसा उसको देता है। कुछ लोग सेविंग अकाउंट ओपन करवा के पैसे देते हैं, कुछ लोग करंट अकाउंट, कुछ लोग टर्म डिपॉजिट। फिर दूसरी तरफ देखें अगर हम, तो बैंक जो है अपने बोरोवर को ये पैसा ट्रांसफर करता है, किस नाम से? लोन के नाम से। तो ये लोन देने के लिए वो एक स्पेशल अकाउंट ओपन करता है, और उस अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करता है उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। उसे हम
डिराइव डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। डेरिवेटिव डिपॉजिट का मतलब वही होता है कि इस डिपॉजिट की वैल्यू डिराइव हो रही है किससे, जो पैसा रिसीव हुआ था वहां से। भाई वही तो पैसा है जो बैंक दे पाएगा अपने बोरोवर को, इसीलिए इसको डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो टोटल जो डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स के पास, वो इन दोनों का सम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब ये कहा जाए कि डिमांड डिपॉजिट की बात हो रही है, तो उसके अंदर प्राइमरी डिपॉजिट भी शामिल है और सेकेंडरी डिपॉजिट भी शामिल है। भाई प्राइमरी डिपॉजिट में डिमांड कर रहे हैं कस्टमर्स और सेकेंडरी डिपॉजिट में डिमांड कर रहे हैं बैंक्स। तो जब हम डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे तो उसमें प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों ही शामिल हो जाएंगे। तो ये एक तरह से फॉर्मूले का काम करता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेंशन मिले कि डिमांड डिपॉजिट से सपोज 1000 करोड़ है, तो इसका मतलब समझ लो कि प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के वो फिगर दिया गया है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज जो है वो मिसिंग कर दी जाएगी या रिक्वायरमेंट में पूछ ली जाएगी और बची हुई दो चीजें आपको दे दी जाएंगी। कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट मैनी टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से वो प्रोसेस चालू होती है। तो मैं ध्यान होगा कि हम पढ़ने क्या बैठे, अभी हम धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, उसके आसपास वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि हम उस प्रोसेस को समझ पाए। तो कितने आइटम्स पे वो प्रोसेस समझनी है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हम समझने बैठे हैं मनी क्रिएशन प्रोसेस। मनी क्रिएशन प्रोसेस कौन करके देता है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएशन करके देते हैं। तो कमर्शियल बैंक की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि वो इकोनॉमी में मनी को क्रिएट करते हैं। ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में बैंक जो है वो मनी क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली बैंक करेंगे क्या, बैंक ये करेंगे कि जितना इनिशियली लोग उनके पास पैसा जमा करेंगे बैंक के पास, जैसे सपोज मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ 1000 करोड़ लोगों ने इकट्ठा करके बैंक को दे दिया। किसी ने सेविंग अकाउंट ओपन करके दे दिया, किसी ने करंट अकाउंट ओपन करके दे दिया, किसी ने एफडी ओपन करके दे दी, ये पैसा बैंक के पास आ गया। तो बैंक इस 1000 करोड़ को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। मल्टीपल टाइम्स कैसे बढ़ाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप एज अ बैंक उस इनिशियल डिपॉजिट से फर्दर मनी क्रिएट करोगे। ठीक है, ये तो गोल हो गया आपका कि इस प्रोसेस से होगा क्या, इनिशियल डिपॉजिट से एक्सेस में बैंक मनी क्रिएट करता जाएगा। मतलब 1000 करोड़ के 2000 करोड़ बना देगा, 3000 बना देगा, 4000 बना देगा, 5000 बना देगा। कितना क्रिएट कर देगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे क्रिएट करेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अभी बाकी है। बट इतना समझ लो कि इस प्रोसेस से होगा क्या, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीपल टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए मनी क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक अजम्पशन पढ़ा कि भाई जो बैंक, दो अजम्पशंस पढ़े कि पूरा इकोनॉमी में ये समझो मल्टीपल बैंक्स नहीं है, एक ही बैंक है। मल्टीपल बैंक को एग्रीगेट करके देखो, क्योंकि जब भी कोई पैसा पेमेंट किया जाए या रिसिप्ट किया जाए वो बैंक के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, ये दो अजम्पशंस हो गए। जो भी डिपॉजिट बैंक के पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो कस्टमर से रिसीव करता है, सेकेंडरी वो है जो वो रिसीव किया हुआ जो पैसा है कस्टमर से, प्राइमरी डिपॉजिट जो है उसी को जब वो लोन की तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जिस बोरोवर को वो पैसा देता है बैंक, उस बोरोवर के नाम पे एक अकाउंट ओपन कर देता है, उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल्स टू टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। और अल्टीमेटली हमने ये समझ लिया कि जो इनिशियल डिपॉजिट आते हैं, मतलब जो प्राइमरी डिपॉजिट आते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मनी क्रिएट होगी। वो तो तभी होगी ना जब सेकेंडरी डिपॉजिट ज्यादा है किससे, प्राइमरी डिपॉजिट से। तो ये कंक्लूजन तक हम यहां तक पहुंचे हैं कि सेकेंडरी डिपॉजिट जो होंगे वो हमेशा प्राइमरी डिपॉजिट से ज़्यादा होंगे, तभी तो इनिशियल डिपॉजिट जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप एज अ बैंक मनी क्रिएट कर दिए। ये कैसे होगा, इस बात को समझने के पहले एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की और ले लो। जब कोई इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास किया जाता है
से 1,000 करोड़ आपने बैंक के पास जमा किए, है ना। मैं इसको एक थोड़े से डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज ये हमारा बैंक है, ये हमारा कस्टमर है, कस्टमर का ग्रुप है जो पैसे हमें डिपॉजिट करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने सेविंग के नाम से, करंट अकाउंट के नाम से या एफडी के नाम से पैसे दिए हैं। इसको हम कह रहे हैं इनिशियल डिपॉजिट। और इन्होंने कितने पैसे दिए हैं हमें? 1,000 करोड़ रुपीज हमने इनसे मिले हैं। अब क्या होगा? बैंक इन्हें अपने बोरोवर्स को देगा। ये बोरोवर्स लोग हैं जो लोन लेने आए हैं। कितना देगा? 1,000 करोड़। मैं इसको यहां लिख देता हूं, 1,000 करोड़ इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट बोरोवर को ये कितना देगा? तो सपोज करो एलआरआर जो है वो 20% है। एलआरआर मतलब लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो एक तरह से रूल है बैंक के लिए कि भाई आप, यही लिख देता हूँ, LRR @ 20%, मतलब 200 करोड़। आप 200 करोड़ तो ऑल टाइम अपने पास होने चाहिए। अगर आपके पास 1,000 करोड़ का डिपॉजिट है लोगों के पास से, आपने 1,000 करोड़ लिए हैं, तो 200 करोड़ तो ऑलवेज आपके पास होने चाहिए। वो लोग पैसे मांगने आए तो आप उन्हें दे पाओ। ये लीगल बाउंडेशन है जो सेंट्रल बैंक अप्लाई इम्पोज करती है। अप्लाई करने के बजाय वर्ड होना चाहिए, इम्पोज करती है बैंक्स के ऊपर, राइट। तो ये जो 800 करोड़ हैं ये फ्री हैं, जो वो किसको दे सकता है? अपने बोरोवर को, जो भी उनसे लोन लेने आएंगे। इसको हमने बोला है सेकेंडरी डिपॉजिट। सर सेकेंडरी डिपॉजिट तो फिर कम होगा। नहीं, अभी तो एक साइकिल बनी कि 1,000 करोड़ आए और 800 करोड़ दे दिए। यहां से 1,000 करोड़ आए और 800 करोड़ दे दिए। अब अजम्पशन याद करो। मनी क्रिएशन में हमने एक अजम्पशन लिया। क्या अजम्पशन लिया? एक सिंगल बैंक है पूरी इकोनॉमी में, और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसी बैंक के थ्रू होते हैं। तो ये जो 800 करोड़ इन बोरोवर्स के पास चले गए, ये 800 करोड़ क्या होगा इनका? इन पैसों का होगा क्या? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इकोनॉमी में। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या? जब ये 800 करोड़ किसी के पास जाएंगे तो ये पैसा वो लोग कहां लेके जाएंगे? वो पैसा अगेन घुमा फिरा के कहां आने वाला है? बैंक में, क्योंकि हमारा अजम्पशन है। आपने आज किसी को 800 करोड़ दे दिए, सपोज एक ही व्यक्ति है सपोज। अब वो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा वो किसी को पेमेंट ही करेगा ना इस पैसों का। वो पेमेंट किसके थ्रू होगा? बैंक के थ्रू। और वो पैसा वापस से किसमें घूम के आएगा? बैंक में आएगा। या वो अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी बोल के बैंक में पैसे डालेगा। तो ये पैसा आना तो बैंक में ही है। तो अगली बार ये 800 करोड़ बैंक में आएगा। ये यहां से यू कैन से सेकेंड साइकिल चालू हुई, और ये 800 करोड़ अगेन क्या हो जाएंगे? प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएंगे। ये ही फिर से क्या बन जाएंगे? प्राइमरी डिपॉजिट। और इस प्राइमरी डिपॉजिट पे फिर एलआरआर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा आया है कहीं से और उसके पास बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भाई इन पैसे को ऑन डिमांड देना है। तो उसके लिए एलआरआर बना दिया 20% का, और 20% का एलआरआर मतलब कितना बन गया? 160 का एलआरआर बन गया। ठीक है, 40 और ये हो जाएगा 640 करोड़ ये फ्री हुए, जो आप सेकेंडरी डिपॉजिट की तरह दे पाओगे। और जो सेकेंडरी डिपॉजिट बाद में फिर से क्या बनेगा? प्राइमरी डिपॉजिट। फिर इसके ऊपर एलआरआर 20%। मतलब देखो, एक ही बार जो 1,000 रुपए आए थे, अब वो चेन में घूमते जा रहे हैं। यहां से थर्ड साइकिल चालू हो जाएगी। तो क्योंकि हम दो अजम्पशन पे काम कर रहे हैं ना। एक अजम्पशन है कि एक ही बैंक है पूरी इकोनॉमी में,
और जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसी के थ्रू होते हैं। तो जो पहली बार आपने 1,000 करोड़ एक्सेप्ट किया उसमें से 200 करोड़ अपने पास होल्ड किया, 800 करोड़ मार्केट में फ्री बांट दिया। फ्री बांट दिया मतलब उसे फ्री कर दिया मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट वो जो दूसरा अजम्पशन है वो ये काम करवा रहा है कि जिसके पास भी वो पैसा गया है वो घूम फिर के बैंक में ही आना है एज अ डिपॉजिट। और जब वो घूम फिर के बैंक में आना है तो फिर से बैंक उसके ऊपर 160 रोक के उसमें से 640 दे देगा। तो ये मल्टीपल टाइम्स, कभी 800 करोड़ देगा एक ही बार 1,000 पे, फिर इसी पे 640 देगा, फिर इसी पे आगे इसका 20% 128 माइनस करके फिर इसी पे आएगा। तो इस तरीके से ये 1,000 करोड़ ही मल्टीपल टाइम सेकेंडरी डिपॉजिट में जाएंगे। बार बार इसी पे लोन दिया जा रहा है। वही पैसा घूम के हमारे पास वापस आता है, फिर से हम लोन दे देते हैं, वही पैसा घूम के हमारे पास आता है, फिर से हम लोन दे देते हैं। इस तरीके से हम बैंक काम कर रहा है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं, ये लाइन और क्लियर होगी फिर से। कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट many times more than their reserve. Therefore, secondary deposit are always more than primary deposit. इसलिए सेकेंडरी डिपॉजिट जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट से ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये जो मैनी टाइम मोर देन कैश रिजर्व क्यों बोला जा रहा है, मैं इसको अभी और थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ये अभी और क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल यह है कि बैंक्स, अभी आप सर बोल रहे थे कि 1,000 करोड़ जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट की तरह से कस्टमर से सपोज हमने ले लिए, यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल में दे रहे हो कि ये 1,000 करोड़ जो है बैंक रिसीव कर लेगा कस्टमर से। 1,000 करोड़ में से केवल 200 करोड़ का ही रिजर्व बना रहा है। चलो लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए 200 करोड़ बना रहे हो, और बैंक लीगल से ज्यादा नहीं बनाएगा, लेकिन बैंक पूरे 1,000 करोड़ का रिजर्व क्यों नहीं बना रहा है? कभी भी कोई पैसे मांगने आ जाए तो क्या ऐसा रियलिस्टिकली होता है कि कभी भी कोई पैसे मांगने आ जाए? बैंक कितना रिजर्व बनाएगा, कितना रिजर्व बनाएगा, ये बात बैंकर एक्सपीरियंस से सीखता है। और बैंकर को, एक प्रूडेंट बैंकर को यह बात पता होती है। प्रूडेंट बैंकर, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, जो फैक्ट्स पे बेस्ड बात करता है, लॉजिक पे बेस्ड बात करता है। ऐसा बैंकर जो लॉजिक से चलता है, अपने एक्सपीरियंस से वो ये दो बातें जानता है। पहली चीज, सारे प्राइमरी डिपॉजिटर, प्राइमरी डिपॉजिटर मतलब वो 1,000 करोड़ वाले, विल नॉट अप्रोच फॉर विड्रॉल एट द सेम टाइम। एक ही समय पे सारे लोग आके पैसे नहीं मांग लेंगे। उसमें से कुछ एफडी वाले हैं, कुछ सेविंग वाले हैं, कुछ करंट वाले हैं, सब एक साथ आ जाएंगे और अपने 1,000 करोड़ मांग लेंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, कंटिन्यूसली दूसरे लोग तो नए डिपॉजिट कर ही रहे हैं, इसलिए हमें 1,000 करोड़ के डिपॉजिट पे 1,000 करोड़ का रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। हम उसमें से कुछ पार्ट का रिजर्व बनाएंगे। तो किसी बैंक को लगता है 20% रिजर्व बना लेना चाहिए, किसी को लगता है 12% रिजर्व बना लो, किसी को लगता है 10% बना लो, किसी को लगता है 30% बना लो, 40% बना लो। तो प्रूडेंट बैंकर फैक्ट्स और लॉजिक के बेस पे ये चीज डिसाइड करता है। देखो, एक होती है लीगल रिजर्व रेशियो, भले 20% है, क्या बैंक सर 20% से ज्यादा 30 या 40% का रिजर्व भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि बैंक तो बिजनेस कर रहा है। कमर्शियल बैंक का काम है कि प्रॉफिट कमाना। तो अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए कि कोई भी जब पैसे मांगने आए कस्टमर जिसने हमको डिपॉजिट दिया था, वो खाली हाथ वापस ना जाए, नहीं तो बैंक डिफॉल्ट कर जाएगी। ठीक है, मार्केट में उसमें कोई पैसे देने वाला नहीं बचेगा। तो उसके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए। सफिशिएंट पैसे तब होंगे जब उसने रिजर्व मेंटेन किया। तो कितना रिजर्व मेंटेन करना चाहिए, ये बात प्रूडेंट बैंकर लॉजिक से डिसाइड करता है, एक्सपीरियंस से डिसाइड करता है। और ये दो बातें लॉजिकल है। पहली, कि सारे डिपॉजिटर सेम टाइम पे विड्रॉल करने के लिए नहीं आने वाले, और दूसरा, कंटिन्यूसली इनफ्लो तो बना ही हुआ है, नए नए कस्टमर आके नया नया डिपॉजिट देके जाते ही हैं। तो अगर कोई पैसे लेने आ भी गया तो वो जो नए कस्टमर से डिपॉजिट आए हैं, वो वाला जो कैश हमारे हाथ में आए वो हम उसे दे देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
और वो जो ऑलरेडी लोन दे रखा है वो पैसा अब नए कस्टमर को बिलोंग करने लगेगा। तो इस तरीके से बैंक जो है रिजर्व को डिसाइड करता है कि कितने रिजर्व उसे मेंटेन करने चाहिए। तो उसका तो टेंशन बस इतना होता है कि डेली जो डिमांड आएगी कैश विड्रॉल की, लोग एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं या चेक देके बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, वो मीट होती रहे बस। नए लोगों के पैसे आके पुराने वालों को पैसे दे दो, है ना, इसकी टोपी उसके सर वाली बात। और पुराने वालों के पैसे जो लोन पे दे रखे हैं वो नए वालों को बिलोंग करने लगेंगे। तो इस तरीके से वो काम करता है बैंक। और यही एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, नो डाउट, इसीलिए तो बैंकर बनना इज नॉट एन इजी जॉब। सो इट इज सफिशियंट फॉर अ बैंक टू कीप ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। तो कंक्लूड क्या किया हमने? हमने ये समझा कि जो प्राइमरी डिपॉजिट हमें मिला 6,000 करोड़, पूरे के लिए 1,000 करोड़ का ही रिजर्व बना दें, ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई नीड नहीं है बैंक की। बैंक के लिए ये भी सफिशिएंट होगा कि उसके अंदर से एक पोर्शन का रिजर्व बनाया जाए। वो पोर्शन किस पर कैसे डिसाइड होगा? तो वो पोर्शन एक प्रूडेंट बैंकर अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करता है, और दो बातों को ध्यान में रख के करता है। पहली बात यह है कि सारे जो डिपॉजिटर कस्टमर है जिन्होंने हमें डिपॉजिट दिया था, वो एक साथ आके विड्रॉल की डिमांड नहीं करेंगे। और दूसरी बात, नए कस्टमर्स जैसे जैसे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, उनके थ्रू हमारे पास नया डिपॉजिट भी आता जाएगा। तो हमारी तो केवल इतनी ही चिंता है, इतना ही सिर दर्द है कि जो डेली डिमांड क्रिएट हो रही है कैश विड्रॉल की, वो मीट कर दी जाए, दैट्स इट। इसलिए फ्रैक्शन ही सफिशिएंट है। वो फ्रैक्शन कितना होगा? वो किसी भी हालत में लीगल रिजर्व रेशियो से कम नहीं हो सकता, वो तो लीगली मुझे करना है, उससे ज्यादा भी मैं फ्रैक्शन मेंटेन मेरे पास कर सकता हूं। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब ये टेबल है, इसको मैं बोल सकता हूं क्रेडिट क्रिएशन टेबल या मनी क्रिएशन टेबल। कैसे मनी क्रिएट होती है थोड़ा सा समझना, जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं उसी तरह से है। इनिशियल डिपॉजिट बस एक बार हुआ है, 1,000 रुपए। उस 1,000 में से लो, एक तो कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा जिसको लीगल रिजर्व बोल रहे हैं हम। 20% आपने रिजर्व रख लिया, दैट इज 200, और 800 रुपए के आपने लोन दे दिए। अगली बार ये 800 ही घूम के आपके पास इकोनॉमी में से आ जाएंगे। भाई आपने जो लोन दिया, जो पैसा है, हमें तो पता है इकोनॉमी में पैसा घूम फिर के किस में जाएगा, फिर एक ही बैंक, एक ही यूनिट है, उस बैंक में आ जाएगा। लोग डिपॉजिट करेंगे। जिन लोगों ने भी इन 800 रुपए से इनफ्लो लिया, वो अल्टीमेटली जब भी इसका आउटफ्लो करेंगे, वो किसके थ्रू होना है? बैंक के थ्रू होना है। फिर इसमें से 20% का वो बन गया। अगली बार आप लोन दे पाओगे 640 का। अब ये 1,000 रुपीज ही घूम रहा है, तो ये 640 फिर से घूम फिर के कहाँ आ जाएंगे? बैंक में आ जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के कई राउंड्स लगे। राउंड्स का मतलब है साइकिल चल रही है ना, एक उसी 1,000 करोड़ की साइकिल चले जा रही। 800 दिए मार्केट में, वो घूम के वापस आ गए, उसके ऊपर 160 का फिर रिजर्व बना लिया। और देखो ये रिजर्व हम बनाते जा रहे हैं। ये साइकिल कब खत्म होगी, कब रुकेगी ये जाके? जिस दिन ये जो इनिशियल डिपॉजिट था वो हमारे पास रिजर्व में आ जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट क्या आ गया? रिजर्व बन जाएगा। ये रिजर्व बनते 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 1,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो एक तरीके से जितने लोगों ने पैसे दिए हैं, उतने का हम रिजर्व बना चुके हैं। जितना लोगों ने पैसा दिया है उतना हम रिजर्व बना चुके हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये 20% का है, तो श्योरली ये तब तक 5,000 बन जाएगा और ये 4,000 बन जाएगा। ये चीज कैसे डिसाइड हुई कि सर ये 5,000 पहुंच जाएगा और ये 4,000 पहुंच जाएगा? इसका रीजन है मनी मल्टीप्लायर, जिस पर मैं अभी जाऊंगा। ये 5,000 ही क्यों क्यों पहुंचा डिपॉजिट? अभी के लिए बस ये टेबल समझ के ये कंक्लूड कर लो कि डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड। ये किस दिन रुकेगा? ये एंड यहां से तय हो रहा है।
कैश रिजर्व जिस दिन किसके इक्वल हो गया, ये हो गया है इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। तब तक ये साइकिल चलेगी। अब इस पे आ जाते हैं सर कि ये कैसे पता है आपको कि ये 5000 बन जाएगा। भाई ये साइकिल तो चलती जाएगी ना, मैं इसको कितना बनाऊं, क्योंकि ये तो परसेंटेज है। ये अभी 640 है, यहाँ 512 है, 512 यहाँ पे इकट्ठा होगा, 512 का 20% यहाँ पे लेंगे और बचा हुआ पैसा यहाँ आ जाएगा। तो ये तो प्रोपोर्शन है, ये तो काफी लंबी टेबल चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल अमाउंट है वो ये बन जाएंगे। आप ऐसे कैसे यहाँ पे एंड करना है ये तो समझ में आ गया, पर यहाँ जब ये 1000 करोड़ पे आएगा तो ये 5000 करोड़ पे ही क्यों आएगा, इसका रीजन यहाँ लिखा है, मनी मल्टीप्लायर। इस पे अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, मनी मल्टीप्लायर एक नंबर है जिसको हम नंबर ऑफ टाइम्स बोलते हैं। तो इट इज अ नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज, टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज, वो इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू गिवन चेंजेस इन डिपॉजिट। ये डिपॉजिट में चेंजेस आ रहे हैं ना, हर बार डिपॉजिट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू चेंजेस इन डिपॉजिट। जितना आप लोन बांटते हो वो घूम फिर के आपके ही पास डिपॉजिट होके डिपॉजिट बन के आ जाता है। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो। एलआरआर से इनवर्सली रिलेट होता है। इनवर्सली रिलेट होने का मतलब है जितना आप एलआरआर बड़ा रखोगे उतना छोटा मल्टीप्लायर आएगा, जितना छोटा एलआरआर रखोगे उतना बड़ा मल्टीप्लायर आएगा। एग्जाम्पल के लिए 20% हमने रखा था, 20% रखा था इसलिए 5 टाइम्स मल्टीप्लायर बना। ये देखो 1000 का 5 गुना बना, ये 5 टाइम्स बना बिकॉज एलआरआर कितना था 20%। अगर मैं एलआरआर को बड़ा करूंगा तो ये 5 टाइम्स से भी छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप अगर 20% की जगह पे 40% रख देते, 40%, तो ये कितना हो जाता, केवल 2.5 टाइम्स। और अगर आप इसे 12.5% रख दो, 12.5%, तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। सो यहां पे देखने को क्या मिल रहा है, जितना बड़ा एलआरआर उतना छोटा नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई। तो मनी मल्टीप्लायर उतना मतलब उसे एक उसका जो रिलेशन है वो एलआरआर से है। तो कितनी मार्केट में मनी क्रिएट होगी, इस चीज को कंट्रोल कौन करेगा, जो एलआरआर डिसाइड करता है। इसीलिए हमारे यहाँ की आरबीआई इस चीज को कंट्रोल करती है कि मार्केट में मनी क्रिएशन का रेट क्या हो, किस स्पीड से मनी क्रिएशन करना है। जितना छोटा एलआरआर बनाएगी आरबीआई उतनी ज्यादा टाइम्स मनी क्रिएट होगी, पर रिस्क ज्यादा हो जाएगी। छोटा एलआरआर मतलब रिस्क ज्यादा, रिस्क ज्यादा लोगे तो मनी ज्यादा बनेगी। रिस्क कम लेना है, एलआरआर का रेट आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो मनी मल्टीप्लायर उतना छोटा आएगा, उतनी कम मनी क्रिएट होगी। तो 1000 करोड़ 5000 करोड़ क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में, 1000 करोड़ कितने पैसे क्रिएट करते हैं, 5000 करोड़। इसका मतलब क्या है, आपका मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका एलआरआर 20% है। तो अगर आरबीआई को लगता है कि यार और ज्यादा मनी क्रिएट करना चाहिए तो एलआरआर को वो डिक्रीज कर देगी, 20% से 15% पे ले आए, 12% पे ले आए, 10% पे ले आए, 20 से नीचे ले आओ तो ये 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना नीचे लाओगे उतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, मल्टीप्लायर के इनिशियल डिपॉजिट इनटू मल्टीप्लायर, 5000 ऐसे ही आया था। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जैसा बनाते हैं लोग, तो मनी मल्टीप्लायर के लिए एक रिलेशन तो एलआरआर से है और एक रिलेशनशिप बन जाएगा ये कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितने का हुआ, 5000 का, इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 का, तो ये भी तो 5 टाइम्स ही बनाएगा। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक,
रेजेस नेशनल इनकम। इस स्टेटमेंट पे ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, इसका रीजन भी पूछा जा सकता है कि मनी क्रिएशन, जो ये कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करते हैं, क्या इससे नेशनल इनकम बढ़ती है? आंसर इज यस, इससे नेशनल इनकम बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट काम कर रहा है। यही जो इफेक्ट हमने अभी पढ़ा है, एक सर्विस है ना लोन देना, अगर तुम्हें प्रोडक्ट की तरह समझना है तो बैंक एक सर्विस दे रही है, उस सर्विस की वजह से बार बार वो मनी क्रिएट कर रही है। तो मनी, ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये इस बात का सबूत है कि कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं और नेशनल इनकम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया। इसे एक या दो बार सुनो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। राइट, थैंक यू वेरी मच।